एपिसोड आज से 10 सुपर ध्रुवा आशा है आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। अनिकेत की बात सुनकर ध्रुव कहता है कि इससे क्या फायदा होगा। अनिकेत कहता है कि इससे हमें जल्दी जल्दी ताकतवर बनने में मदद मिलती है ताकि हम दूसरे लेवल में इवॉल्व हो सके। ध्रुव भी जानता था कि वह अकेले तो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह कहता है कि मैं भी तुम्हारे गैंग में शामिल होना चाहूंगा। अनिकेत कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, समझो शामिल हो गए। ऐसे ही गप्पे मारते हुए कब शाम के 5 बज जाते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता। आयुष कहता है कि बहुत बातें हो गई हैं यार, जल्दी से हॉल चलो वरना गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद तीनों हॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। ध्रुव रास्ते में पूछता है कि यहां जो लोग ट्रेनिंग के लिए आए हैं वे अमीर हैं क्या। अनिकेत कहता है कि बिल्कुल नहीं ध्रुव, अमीर लोगों के लिए ट्रेनिंग कुछ नहीं है, वे जब चाहे आराम से घुस सकते हैं। ध्रुव कहता है कि यह तो गलत बात है। आयुष कहता है कि अमीरों की कोई भी बातें गलत नहीं होती। ध्रुव कहता है कि हाँ ये तो सही कहा तुमने। आयुष कहता है कि तुम्हें एक बात पता है क्या, मैंने 16 साल की उम्र में ही ग्रेजुएट कर लिया था। ध्रुव कहता है कि कैसे कर लिया यार। अनिकेत कहता है कि मैंने भी 17 साल की उम्र में किया। ध्रुव कहता है कि मैंने भी कल ही ग्रेजुएट किया है। आयुष कहता है कि तुम्हें 18 साल लग गए। ध्रुव कहता है कि मतलब क्या है तुम्हारा। आयुष कहता है कि आजकल लोग 16 से 17 साल में ही ग्रेजुएट हो जाते हैं। ध्रुव कहता है कि हाँ यार पता है, लेकिन तुम्हें एक बात पता है क्या, कई 100 साल पहले ग्रेजुएट करने वाले लोगों की उम्र कम से कम 21 से 22 साल होती थी। अनिकेत कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वे लोग पढ़ते नहीं होंगे। ध्रुव कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वे लोग 5 से 6 साल की उम्र में पढ़ना शुरू करते थे, लेकिन हम तो 3 साल की उम्र से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। आयुष कहता है कि हाँ भाई, लेकिन अब पढ़ाई से कंप्लीट छुट्टी। ध्रुव कहता है कि बिल्कुल यार, अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में जाने वाला हूं। यही सब बातें करते हुए तीनों एक बार फिर से हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां आकाश पहले से ही खड़ा था और कुछ देर के बाद अपना भाषण देना शुरू कर देता है। आकाश कहता है कि मुझे आप लोगों को यह बताते हुए बहुत खेद हो रही है कि अब तक हुए 5 टेस्ट में पूरे 12 लोग बाहर हो चुके हैं। अब सिर्फ 103 लोग बचे हुए हैं। मैंने आप लोगों को यह बताने के लिए यहां बुलाया है कि जो बचा हुआ टेस्ट आप लोगों का कल होने वाला था वह अभी ही होगा, और आज रात को ही आप लोगों को दूसरी दुनिया में भेज दिया जाएगा। यह सुनकर अनिकेत धीरे से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है यार कि यह काफी अच्छा न्यूज है। ध्रुव कहता है कि अगर ये लोग बचे हुए 5 टेस्ट हटा देते तो यकीनन वह गुड न्यूज होता। आयुष कहता है कि ध्रुव सही बोल रहा है भाई, टेस्ट के नाम पर हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि एक बार फिर से ध्रुव सक्सेना नाम आकाश पुकारने लगता है। यह सुनकर ध्रुव मन ही मन कहता है कि कम से कम बचे हुए 5 टेस्ट के लिए तो मुझे पीछे रखते। ध्रुव नहीं चाहते हुए भी वहां पहुंच जाता है और उसे रास्ते में सपना दिखती है जो ध्रुव को गुस्से से देख रही थी। ध्रुव उसे नहीं देखने का नाटक करके वहां पहुंच जाता है जहां उसे बुलाया था। आकाश कहता है कि तुम्हें इस 50 किलो के वेट को उठाकर 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। ध्रुव तो यह सुनकर ही शॉक हो गया था। ध्रुव के खुद का वेट 35 किलो था और यहां उसे 50 किलो का वेट उठाना था। ध्रुव एक लंबी सांस लेता है और उस वेट को उठाने की कोशिश करने लगता है। ध्रुव से वेट उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। ध्रुव काफी कोशिश करने के बाद उसे उठा ही लेता है। ध्रुव अब उसे होल्ड करके नहीं रख पा रहा था। करीब 8वें सेकंड में ध्रुव के नाक से खून आने लगता है, लेकिन जैसे ही 10 सेकंड होता है ध्रुव उस वेट को नीचे पटक देता है। आकाश डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर ध्रुव को देखने लगता है। ध्रुव कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। ध्रुव अपना खून साफ करता है और कार्ड पर मोहर लेने के बाद अगले रूम में पहुंच जाता है। वहां बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। वह मौजूद आदमी कहता है कि तुम्हें इस पत्थर को इस हथौड़े की मदद से तोड़ना है, और जब मैं उसका सबसे बड़े टुकड़े का वजन करूं तो वह 10 किलोग्राम से कम आना चाहिए। तुम्हारे पास पूरे 5 मिनट है। उसके बाद वह ध्रुव को हथौड़ा दे देता है और ध्रुव अपना काम शुरू कर देता है। ध्रुव ने उस पत्थर के कई टुकड़े कर दिए थे, लेकिन उसका हर टुकड़ा उसे 10 केजी से ज्यादा लग रहा था। ध्रुव सारे टुकड़ों को और छोटा करता है, लेकिन एक टुकड़ा बच जाता है क्योंकि 5 मिनट खत्म हो चुके हैं। ध्रुव को अब शक होने लगा था कि कहीं वह बाहर न हो जाए। वैसे भी उसके पास एक और मौका था। वह आदमी कहता है कि वैसे तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम चूक गए हो। ध्रुव कुछ नहीं कहता है और उसे बड़े टुकड़े का वजन होते हुए देखता रहता है। ध्रुव की सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन वजन देखकर वह रिलैक्स हो जाता है। उस बड़े टुकड़े का वजन था
9.992 kg। ये देखकर वह आदमी कहता है कि तुम बाल बाल बचे हो बच्चे। ध्रुव कहता है कि बिल्कुल। अब ध्रुव ने 7 टेस्ट पार कर लिया था और अब सिर्फ 3 टेस्ट बाकी थे। वह आदमी कहता है कि आखिरी के 3 टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ बच्चे, क्योंकि असली टेस्ट वहां से शुरू होगा। वह ध्रुव को एक दरवाजे की तरफ इशारा करता है और ध्रुव उसके अंदर चला जाता है। ध्रुव जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसे अपने सामने एक रोड जैसा दिखता है जिसके नीचे काफी गहरा गड्ढा था। वह आदमी ध्रुव के पास आता है और कहता है कि चौकन्ने रहना बच्चे। उसके बाद ध्रुव आगे बढ़ जाता है और धीरे धीरे उस रोड पर चलते हुए सोचता है कि यह चौकन्ने रहने से उस आदमी का क्या मतलब था। ध्रुव यह सोच ही रहा था कि तभी उसे सामने से कुछ बहुत ही तेजी से आता हुआ नजर आता है। इससे पहले कि ध्रुव कुछ समझ पाता, वह चीज ध्रुव के सर पर आकर लग जाती है। ध्रुव को बिल्कुल दर्द नहीं होता है, लेकिन जब वह इस चीज को निकालता है तो उसे पता चलता है कि वह एक तीर था जिसके आगे एक चिपकने वाला रबर लगा हुआ था। ध्रुव यह देखकर समझ जाता है कि उस आदमी ने चौकन्ने रहने के लिए क्यों कहा था। ध्रुव के ऊपर और भी वैसी तीरों की बारिश होने लगती है। वक्त के साथ साथ वे तीर अब चोट पहुंचाने लगे थे। ध्रुव यह जानता था कि उसे बस इस रोड को पार करना है। ध्रुव तेजी से दौड़ने लगता है ताकि उन तीरों से बुरी तरह घायल होने से पहले वह इस रोड को पार कर लेना चाहता था। ध्रुव जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो उस रोड पर बड़े बड़े स्पाइक निकल आते हैं। ध्रुव उन्हें कूद कर पार करता है। यह सब यही नहीं रुकता है और ऐसे बहुत सारे ट्रैप्स पूरे रोड पर बिछे हुए हैं। कहीं रोड के ऊपर एक बड़ा सा बॉल लगा था जो अगर एक बार लग जाए तो किसी को भी रोड से नीचे फेंक सकता था। तो कहीं रोड जलती थी तो कहीं चूहे पकड़ने वाले खतरनाक ट्रैप्स लगे हुए थे जिसके ऊपर पैर पड़ने का मतलब था एक खतरनाक दर्द को सहना। ध्रुव दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा था जिसकी वजह से उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है और उसी पल वह ट्रैप ध्रुव के पैर को जकड़ लेता है जिसकी वजह से ध्रुव की एक चीख निकल जाती है। ध्रुव को सामने ही इस रोड का अंत दिखता है तो वह उस ट्रैप के साथ ही भागने लगता है। ध्रुव इतनी जल्दी में था कि उसे रोड के आखिरी में बना हुआ ब्रेकर नहीं दिखता है और वह नीचे गिर जाता है। फिर भी ध्रुव एक सुकून भरी सांस लेता है क्योंकि अब वह उस रोड को पार कर चुका था। ध्रुव जब उस ब्रेकर को गौर से देखता है तो पाता है कि वह ब्रेकर बिल्कुल रोड के ही रंग का था जो इतनी आसानी से नहीं दिखने वाला था। ध्रुव सबसे पहले उस ट्रैप को खोलकर अपना पैर बाहर निकालता है और इस ट्रैप को देखने लगता है। उस ट्रैप में स्पाइक नहीं थे, वरना उसे गहरे घाव आ सकते थे। ध्रुव उस ट्रैप को वहीं फेंकता है और आगे बढ़ जाता है। अब सिर्फ 2 ही टेस्ट बचे हुए थे, लेकिन अब ध्रुव की सांसें फूल रही थीं। लेकिन फिर भी ध्रुव अगले रूम में कदम रखता है। ध्रुव को देखते हुए वह आदमी कहता है कि लगता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। ध्रुव कहता है कि जो कुछ भी हुआ है वह अंदर हुआ है, बाहर कुछ नहीं हुआ है। वह आदमी कहता है कि ठीक है, अब तुम्हारा अगला टेस्ट शुरू होता है। ध्रुव कहता है कि मैं अभी थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूं क्योंकि मुझ में अब भागने की काबिलियत नहीं बची है। वह एसिडेंट हंसते हुए कहता है कि इस टेस्ट में तुम्हें बिल्कुल भागना नहीं है। इतना कहते ही वह ध्रुव को एक बो और 5 तीर पकड़ा देता है और कहता है कि तुम्हें 5 शॉट्स में 20 पॉइंट्स स्कोर करने हैं। ध्रुव कहता है कि अब ये बो और तीर क्यों? वह असिस्टेंट कहता है कि तुम जहां जाने वाले हो वहां ऐसी ही हथियार काम करती है, जैसे कि तीर कमान, तलवार, भाला, ढाल, क्रॉसबो बोल्ट। वहां गोली बंदूक ये सब काम नहीं करती, इसलिए ये टेस्ट है। ध्रुव कहता है कि ठीक है। वह कमान उठाकर शॉट मारना चालू करता है। ध्रुव का टोटल स्कोर होता है 5, क्योंकि ध्रुव के पहले 4 शॉट बोर्ड पर लगे ही नहीं थे। वह असिस्टेंट कहता है कि अब ऐसा करोगे तो बिल्कुल बाहर हो जाओगे। ध्रुव कहता है कि यह पहली बार था, इसलिए ऐसा हो गया। वह असिस्टेंट और 5 तीर देते हुए कहता है कि यह तुम्हारा आखिरी मौका है। फेल होने पर बाहर। ध्रुव निशाना लगाना शुरू करता है और सिर्फ 4 तीर से 5-5 का स्कोर करके 20 बना देता है और आखिरी टेस्ट के लिए निकल पड़ता है। यह आखिरी टेस्ट नीचे ग्राउंड में होने वाला था, जहां जाते ही ध्रुव को सामने एक काफी बड़ा पत्थर दिखता है जो एक मशरूम जैसा दिख रहा था। वहां एक लड़की आती है जो असिस्टेंट में से एक थी। वह कहती है कि आखिरी टेस्ट में तुम्हारा स्वागत है। ध्रुव कहता है कि मैं जल्दी से इस टेस्ट को खत्म करना चाहता हूं क्योंकि दोपहर से मैं सिर्फ एक सैंडविच पर जिंदा हूं। वह लड़की अपने सामने वाले मशरूम जैसे पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यह है तुम्हारा आखिरी टेस्ट है। ध्रुव कहता है कि क्या करना है इस पत्थर के साथ? वह लड़की कहती है तुम्हें इसके ऊपर चढ़ना है। कि क्या बात कर रही हैं आप? यह पत्थर को काफी ज्यादा चिकना है, ऊपर जाकर आगे बढ़ गया है मशरूम की तरह। इसके ऊपर कोई कैसे चढ़ सकता है? वह लड़की कहती है कि इसे मशरूम की तरह जानबूझकर बनाया गया है। ध्रुव उस लड़की असिस्टेंट की बात सुनकर कहता है कि इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है का मतलब नहीं समझा मैं।
वह लड़की कहती हैं कि ताकि इस चढ़ाई को और मजेदार बनाया जा सके। ध्रुव वहां कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए वह मन ही मन कहता है कि किस हराम के पिल्ले ने ऐसा दिमाग लगाया है। इस पत्थर को मशरूम की तरह बनवाने वाला वह हराम का पिल्ला अगर मुझे मिल जाए तो उसके पीछे उस मशरूम को निकालकर गुस्सा दूंगा। फिर उसे पता चलेगा कि उसके मजे में हम जैसों की क्या हालत होती है। ध्रुव को सोच में पड़ा हुआ देखकर वह लड़की कहती है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम बाहर नहीं होने वाले हो। ध्रुव सरप्राइज होते हुए पूछता है कि मतलब? वह लड़की कहती है कि इस टेस्ट को कंप्लीट करने का कोई लिमिट नहीं है। तुम जितनी बार चाहे उतनी बार ट्राई कर सकते हो जब तक चढ़ ना जाओ। ध्रुव यह सुनकर मन की कहता है कि वह हराम का पिल्ला उतना भी बुरा नहीं जितना मैं सोच रहा था। वह लड़की कहती है कि लेकिन 8 बजने से पहले इसे खत्म करना ही होगा, वरना सच में बाहर हो जाओगे। उसके बाद वह लड़की ध्रुव को एक छोटा सा बॉक्स देकर कहती, जहां कि यह चढ़ने के बाद काम आएगा। उसके बाद वह वहां से जाने लगती हैं। तो ध्रुव पूछता है कि कार्ड पर मोहर कौन लगाएगा अगर आप चली जाएंगी तो? वह लड़की कहती है कि इस मशरूम के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है जो मोहर लगाएगा। इसके बाद वह लड़की वहां से चली जाती है। ध्रुव सबसे पहले उस मशरूम जैसे दिखने वाले पत्थर को गौर से देखता है तो पाता है कि उसमें काफी छेद थे जिसके जरिए कोई भी आसानी से ऊपर चढ़ सकता था। ध्रुव यह भी नोटिस करता है कि उसके नीचे एक काफी मोटा गद्दा लगा हुआ था ताकि कोई गिरे तो उसे चोट नहीं लगे। ध्रुव इस छेदों की मदद से ऊपर पहुंच जाता है और जब इधर उधर देखता है तो उसे मशरूम के नीचे वाले हिस्से में भी वैसे ही छेद दिखते हैं। तो ध्रुव उन छेदों में अपना हाथ घुसाकर लटक जाता है और वैसे ही धीरे धीरे अगले छेदों में अपना हाथ घुसाकर आगे बढ़ने लगता है। एक छेद में ध्रुव जैसे ही हाथ घुसाता है तो उसका पकड़ छूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है। ऐसा दर्जनों बार होता है, लेकिन ध्रुव ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा था। ध्रुव नीचे बैठकर सोचने लगते हैं, तभी उसे इस लड़की असिस्टेंट से एक लड़की बात करती हुई नजर आती है जो सपना थी। ध्रुव उसे देखते ही अपने आप से कहता है कि इससे मिलने का मतलब है कि अपनी बेइज्जती करवाना। ध्रुव जल्दी से ऊपर चढ़ने लगता है और इस बार वह सावधानी से लटकते हुए आखिरी छोर पर पहुंच जाता है जहां से वह उस मशरूम पर चढ़ सकता था। सपना भी अब मशरूम के नीचे आकर खड़ी हो गई थी और ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव को देखते हुए वह कहती हैं कि तुम इसे कभी भी पार नहीं कर पाओगे फटीचर। ध्रुव उसे इग्नोर करते हुए आखिरकार ऊपर पहुंच ही जाता है और नीचे देखते हुए कहता है कि तुम अब यहां आकर दिखाओ। ध्रुव को ऐसा लगा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वह ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे मशरूम के और ऊपर जाना है। ध्रुव जब नीचे देखा है तो पाता है कि वह पतली सी फ्लैट सरफेस पर खड़ा है और ऊपर मशरूम बिल्कुल एक गुंबज के जैसा था। ध्रुव चारों तरफ घूम कर देखता है, लेकिन उसे कहीं से भी चढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिलता। ध्रुव को वह गुंबज काफी ज्यादा चिकना नजर आ रहा था। ध्रुव मन ही मन कहता है कि मैं उसे हराम के पिल्ले को नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन मिलेगा ना उसे यही खड़ा करके और नीचे से सारे गद्दे हटाकर धक्का दे दूंगा। ध्रुव रिलैक्स करते हुए अपने आप से कहता है कि ध्रुव रुक जा ध्रुव, कुछ तो ऐसा जरूर होगा जिससे मैं इस गुंबज के ऊपर जा सकूं। तभी ध्रुव को इस बॉक्स की याद आती है जो इस लड़की ने उसे दिया था। ध्रुव इस छोटे से बॉक्स को खोलता है तो उसे दस्ताना मिलता है जिसके ऊपर किलें लगी हुई थी। ध्रुव जल्दी से वह दस्ताना पहनता है और उस चिकने गुंबज पर चढ़ते हुए ऊपर पहुंच जाता है। ध्रुव जब ऊपर पहुंचता है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता। ध्रुव मन ही मन सोचता है कि कहीं यहां बैठने वाला भाग तो नहीं गया। ध्रुव वहां एक पोल देखता है जो इस मशरूम के ऊपर लगी हुई थी, जिसके ऊपर जाने की एक सीढ़ी थी। ध्रुव सीढ़ी से ऊपर पहुंचता है और देखता है कि वहां एक रस्सी बंधी हुई थी जो दूर कहीं कनेक्ट थी। ध्रुव अपने आप से कहता है कि यहां बैठने वाला कहीं इस रस्सी के जरिए भाग तो नहीं गया। ध्रुव उस रस्सी को पकड़ता है और जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो ध्रुव रस्सी पर फिसलते हुए तेजी से आगे जाने लगता है। काफी मुश्किल से ध्रुव ने अपने आप को संभाला था। ध्रुव सीधे एक दूसरे बिल्डिंग के छत पर जाकर रुक जाता है। ध्रुव वहां देखता है कि पहले से ही वहां आकाश बैठा हुआ था। ध्रुव जब नीचे उतरता है तो देखता है कि उसका वह दस्ताना लगभग कट चुका था। ध्रुव उस दस्ताने को निकालते हुए कहता है कि अगर थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही फिसलता रहता तो मेरा हाथ बचता ही नहीं। ध्रुव वहां बैठे हुए आकाश के पास जाता है और कहता है कि मुझे वहां कोई नहीं मिला। आकाश कहता है कि वहां कोई था ही नहीं, तुम्हें यहीं आना था मेरे पास। वैसे अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ध्रुव कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस ने मुझे तीसरी डिग्री टॉर्चर किया हो।
पूरा शरीर दर्द कर रहा है। आकाश हंसते हुए ध्रुव का कार्ड लेता है और आखिरी नंबर के आगे भी पास का मोहर लगा देता है और उस कार्ड को एक मशीन में डालते हुए कहता है कि तुमने डॉक्टर संजीव के नाम और नाक दोनों को बचा लिया। ध्रुव कहता है कि अब क्या करना है। आकाश कहता है कि यह कार्ड बताएगा कि तुम किस सिटी में जाओगे। ध्रुव कहता है कि कितने सिटी हैं। आकाश कहता है कि वैसे तो वहां अनगिनत सिटी हैं, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट सिर्फ 3 सिटीज में इंसानों को भेजता है। पहला है स्वॉर्ड सिटी, जो शैडो निंजा के कंट्रोल में है और आसपास का सबसे बड़ा सिटी है। दूसरा है जेड सिटी, जो ब्लेज के कंट्रोल में है। आखिरी सिटी है डिवाइन सिटी, जिसके ऊपर हम इंसानों का कंट्रोल है। ध्रुव कहता है कि तो मैं वहीं जाना चाहूंगा जहां इंसानों का कंट्रोल है। आकाश कहता है कि यह मशीन जिसमें मैंने तुम्हारा कार्ड डाला है वह डिसाइड करेगा कि तुम कहां भेजे जाओगे। ध्रुव कहता है कि क्या दूसरी दुनिया में सिर्फ इन्हीं 3 जगह इंसान रहते हैं। आकाश कहता है कि बिल्कुल नहीं, हमारे जैसे और भी इंस्टीट्यूट हैं धरती पर जो अलग अलग जगहों पर अपने ट्रेन किए हुए इंसान भेजते हैं। तभी वह कार्ड मशीन से बाहर आ जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था डिवाइन सिटी। आकाश कहता है कि कमाल हो गया है ध्रुव, तुम डिवाइन सिटी ही जाओगे। वह ध्रुव को उसका कार्ड दे देता है और वह छोटा सा कार्ड लेता है और उसके ऊपर डिवाइन सिटी छाप देता है और कहता है कि नीचे जाओ और डिनर करो। ध्रुव कहता है कि 7 बजे डिनर। आकाश कहता है कि 8 बजे दूसरी दुनिया के निकलना है बच्चे। तो ध्रुव उसे कहता है कि मैं समझ गया। ध्रुव जाने ही वाला होता है कि आकाश कहता है कि इस बड़े वाले कार्ड को वहां पहुंचते ही वहां के ट्रेनर को दे देना और छोटे वाले कार्ड को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मुझे लौटा देना। ध्रुव पूछता है कि ऐसा क्यों। आकाश कहता है कि रूल है। ध्रुव वहां से नीचे चला जाता है और जैसे ही वह नीचे जाता है तो उसकी सारी थकान वहां के नजारे को देखकर चली जाती है। वहां हर तरीके के खाना मौजूद था। वहां इतने किस्म का डिश था जितना ध्रुव ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। ध्रुव जल्दी से 2-3 डिश लेता है और उसे खाना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद वह जगह लोगों से भर जाती है और अनिकेत और आयुष भी ध्रुव के साथ बैठकर खाने लगते हैं। ध्रुव कहता है कि तुम लोग किस सिटी में जाने वाले हो। अनिकेत कहता है कि गड़बड़ हो गया है यार, मैं डिवाइन सिटी और आयुष स्वॉर्ड सिटी जाएगा। काश हम अमीर होते तो जो चुनना चाहते वह चुन सकते। ध्रुव कहता है कि बुरा हुआ। आयुष पूछता है कि वैसे तुम्हारा कौन सा सिटी है। ध्रुव कहता है कि मेरा भी डिवाइन सिटी है भाई। अनिकेत कहता है कि क्या बात है, मुझे तो लगा कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा। आयुष कहता है कि लेकिन मैं तो अकेला पड़ गया ना। अनिकेत कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए। आयुष कहता है कि वह क्यों। अनिकेत कहता है कि देखो, अगर तुम जेड सिटी में जाते तो उन दोगले ब्लेज प्रजाति वाले तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देते। शैडो निंजा उनसे तो काफी ठीक है। आयुष कहता है कि इसीलिए तो मैं शांत हूं। अनिकेत कहता है कि अगर कोई डिवाइन सिटी से स्वॉर्ड सिटी जाना चाहेगा तो तुम उसके साथ एक्सचेंज कर सकते हो। आयुष कहता है कि कोई दिमाग से पैदल आदमी ही ऐसा करना चाहेगा। अनिकेत कहता है कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ध्रुव कहता है कि तो फिर सही है, आयुष भी डिवाइन सिटी आ सकता है। आयुष कहता है कि लेकिन कब होगा ये। ध्रुव कहता है कि जल्दी हो जाएगा यार, चिंता मत करो। आयुष कहता है कि मैं तो सिर्फ इंतजार कर सकता हूं। ध्रुव अनिकेत से पूछता है कि तुम्हारा वह गैंग का लीडर किस सिटी में है। अनिकेत कहता है कि चिंता मत करो दोस्त, वह डिवाइन सिटी में ही है, तुम्हारा काम बन जाएगा। ध्रुव कहता है कि थैंक्स यार। दूसरी तरफ आकाश जब अपना काम खत्म कर लेता है तो उसे डॉक्टर संजीव का फोन आता है। आकाश कहता है कि आपका काम हो गया है, मैंने ध्रुव को डिवाइन सिटी के लिए सेलेक्ट कर दिया है। डॉक्टर संजीव कहते हैं कि थैंक्स आकाश। आकाश कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, आज मैं जिस जगह हूं उसकी वजह सिर्फ आप है, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। उसके बाद आकाश फोन काट देता है और माइक पर चिल्लाते हुए कहता है कि सारे लोग अपना सामान लेकर हॉल में मिले। यह सुनते ही सारे लोग अपना अपना सामान लेकर हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। इस बार सपना ध्रुव के बगल में ही खड़ी थी। वह कहती हैं कि तुम डिवाइन सिटी पहुंचो तो सही, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। उसके बाद वह आगे बढ़ जाती हैं। उसी वक्त अनिकेत और आयुष भी वहां पहुंच जाते हैं। उसी वक्त आकाश कहता है कि अपने सिटी के अनुसार लोग अलग अलग हो जाएं। सारे लोग वैसा ही करते हैं। जाते वक्त आयुष कहता है कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम अगले दिन यहाँ कैफेटेरिया में मिलेंगे। ध्रुव और अनिकेत दोनों हामी भरते हैं और आयुष अपने सिटी के लोगों के साथ चला जाता है। ध्रुव देखता है कि डिवाइन सिटी में सिर्फ 20 लोग ही थे, जबकि बाकी के दोनों सिटी में 30 के आसपास लोग थे। ध्रुव अनिकेत से इसकी वजह पूछता है तो अनिकेत कहता है कि डिवाइन सिटी बाकियों से छोटा है ना, इसलिए। आकाश तीनों ग्रुप को 3 अलग अलग जाने का इशारा करता है और सब उधर चलने लगते हैं।
ध्रुव और उसके साथ ही से लोग जब उस कमरे में पहुंचते हैं तो ध्रुव का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। ध्रुव जब उस रूम में पहुंचता है तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। उस कमरे की चीजें काफी ज्यादा एडवांस थीं और वहां रेल की 2 पटरियां बिछी हुई थीं। एक के ऊपर एक छोटी सी, एक 3 डब्बे वाली ट्रेन खड़ी थी जो पटरी से 2 इंच ऊपर थी। वहां और भी बहुत सारे लोग थे जो चढ़ रहे थे उस ट्रेन पर। ध्रुव अनिकेत से पूछता है कि आजकल के फ्लाइंग कार के जमाने में ट्रेन। अनिकेत कहता है कि यह ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन है, यही लोगों को दूसरी दुनिया ले जाता है, और दूसरा जो खाली पटरी है वहां भी एक ट्रेन है। ध्रुव कहता है कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अनिकेत कहता है कि तुम्हें तो हाल फिलहाल में पता चला है तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे तो सालों से इसके बारे में पता है, तो सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा। ध्रुव कहता है कि यकीनन तुम ग्रेट हो। तभी वहां आकाश आ जाता है और कहता है कि अब सारे लोग यहां सवार हो जाओ। सारे लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं, जो अंदर से काफी अच्छा था। जाते वक्त आकाश कहता है कि आप लोगों की यह यात्रा पूरे 1 दिन की होगी। ध्रुव अनिकेत से पूछता है कि वहां जाने में 1 दिन लगता है। अनिकेत कहता है कि बिल्कुल भाई। ध्रुव पूछता है कि अमीर लोग भी इसी से सफर करते हैं क्या? अनिकेत कहता है कि नहीं, यह सिर्फ हमारे जैसे लोगों के लिए है। अमीरों के पास उनका अपना ट्रांसपोर्टेशन मशीन है जो उन्हें सेकंड्स में वहां पहुंचा देता है। ध्रुव कहता है कि मैं अभी आगे चलकर उसे खरीदूंगा। अनिकेत कहता है कि उसकी कीमत 100 करोड़ है, जो अब तक मेरे माँ बाप नहीं खरीद पाए हैं। ध्रुव कहता है कि तो पार्टनरशिप में खरीदूंगा। अनिकेत कहता है कि हाँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगले दिन जब ट्रेन रुकती है तो वहां मौजूद सारे लोगों का एक्साइटमेंट पीक पर होता है। ध्रुव जब बाहर आता है तो वहां वह एक सबवे जैसे किसी जगह पर था। वहां पहले से ही 4-5 लोग मौजूद थे जो ध्रुव और बाकी के लोगों के उतरते ही उन्हें रिसीव करने पहुंच जाते हैं। उनके पीछे पीछे चलते हुए ध्रुव जब बाहर आता है तो शॉक हो जाता है। ध्रुव अपने आप से कहता है कि यह है PSX। उस जगह का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं था। वहां अभी भी चिलचिलाती हुई धूप थी, जिसमें वहां का हर एक इमारत चमक रहा था। वहां मौजूद एक लंबे मूंछ वाला इंसान कहता है कि मेरा नाम प्रभात शुक्ला है और मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगा। वैसे ट्रेनिंग पिछले साल तक 15 दिन की होती थी, लेकिन इस बार यह ट्रेनिंग सिर्फ 10 दिन की होगी, जिसमें से 2 दिन बीत चुका है। प्रभात कहता है कि यह जगह हमारी धरती से अलग है। यहां रातें सिर्फ 6 घंटे की होती हैं और दिन 18 घंटे का। आप लोग अपने अपने रूम में जाकर आराम करें, क्योंकि सुबह होते ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। प्रभात का एक आदमी लोगों का बड़ा कार्ड ले लेता है और सारे लोगों को इनका रूम दिखाने लगता है। वहां मौजूद सारे लोग इतने थके हुए थे कि रूम मिलते ही अपना सामान फेंक कर वहीं लेट जाते हैं। ध्रुव भी ऐसा ही करता है और वहां सो जाता है। सुबह दरवाजे पर एक तेज दस्तक के साथ ध्रुव उठता है और एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि अब मुझे काफी रिलैक्स महसूस हो रहा है। ध्रुव जल्दी से बाहर आता है ताकि वह देख सके कि जहां वह आया है वह कैसी जगह है। ध्रुव सबसे पहले बाहर आता है तो उसकी नजर अपने रूम के नंबर पर पड़ती है जो 420 था। ध्रुव उसे देखते हुए कहता है कि क्या रूम नंबर मिला है? आगे चलकर यह बिल्कुल मेरा कैरेक्टर खराब कर देगा। ध्रुव को तभी अनिकेत दिखता है जो उसके बगल वाले रूम से निकला था। ध्रुव उसकी तरफ जाने लगता है। तब ध्रुव को पता चलता है कि अनिकेत किसी दूसरे रूम से नहीं बल्कि एक दूसरे घर से निकला था। ध्रुव बाहर आकर वहां मौजूद घरों को ध्यान से देखने लगता है। वह छोटे छोटे घर थे जो एक दूसरे के बगल में बने हुए थे, जिसके अंदर एक क्रिस्टल का बेड और एक क्रिस्टल की टेबल और कुर्सी थी। उसके साथ साथ हल्का होने की भी एक छोटी सी जगह इसमें मौजूद थी। वह घर भी पूरी तरीके से क्रिस्टल का बना हुआ था। ध्रुव जब पीछे मुड़ता है तो भौंच का रह जाता है। ध्रुव को अब एहसास होता था कि वह सिटी कितनी बड़ी थी। वह सिटी बिल्कुल इस मशरूम वाले पत्थर की तरह थी, लेकिन उसमें ढलान नहीं थी। उसके बीचों बीच एक बड़ा सा टावर था जो चारों तरफ से एक दीवार से घिरा हुआ था। उस दीवार के बाद एक और उससे भी बड़ी दीवार थी, जिसके बीच में भी काफी सारे घर से, जो ध्रुव के घर से काफी बड़े बड़े थे। अनिकेत ध्रुव के पास आता है और कहता है कि क्या सोच रहे हो? ध्रुव कहता है कि हम लोगों को यहां नीचे इतने छोटे छोटे घर दिए हैं, लेकिन उस दोनों दीवारों के बीच में बड़े बड़े घर हैं। हमें वहां नहीं भेजा जा सकता था क्या? अनिकेत कहता है कि ऐसा सिर्फ सपने में ही हो सकता है। ध्रुव कंफ्यूज होते हुए कहता है कि मतलब? अनिकेत कहता है कि वह बड़ा सा टावर देख रहे हो ना? ध्रुव कहता है कि हाँ, देख रहा हूं। अनिकेत कहता है कि वहां अमीर लोग रहते हैं जो इस छोटी सी दीवार से प्रोटेक्टेड रहते हैं। वे लोग अपने आप को ग्रेड कहते हैं। उसके बाद वह छोटी और बीच वाले दीवारों के बीच जो घर हैं वह सब अमीरों के लोगों का है जो अमीरों के लिए काम करते हैं।
वे लोग अपने आप को ग्रेड बी कहते हैं। उसके बाद वह बीच वाली दीवार और हमारे पीछे जो सबसे ऊंची दीवार है, उसके बीच में हमारे जैसे गरीब लोग रहते हैं। ध्रुव कहता है कि ऐसा है क्या, लेकिन ऐसा क्यों? अनिकेत कहता है कि अगर कोई हमला करता है तो सबसे पहले हम मरेंगे और तब तक अमीर लोग लड़ने का उपाय निकाल लेंगे। ध्रुव कहता है कि हम लोग वहां नहीं जा सकते हैं क्या? अनिकेत कहता है कि हम ग्रेड बी वालों के इलाके में जा सकते हैं, लेकिन टावर के आसपास भटक भी नहीं सकते हैं। वे साले हमें मार भी सकते हैं। ध्रुव कहता है कि यह जगह काफी खतरनाक लगती है। अनिकेत कहता है कि ट्रेनिंग खत्म होने के 10 दिन बाद सब समझ जाओगे। ध्रुव कहता है कि ट्रेनिंग से याद आया, हमें वहां बुलाया गया है। अनिकेत कहता है कि हाँ, सही कहा यार, वरना वह लंबी मूंछ वाला भड़क जाएगा। ध्रुव और अनिकेत दोनों सबसे बड़ी दीवार के गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही बाकी लोग खड़े थे। ध्रुव अनिकेत से पूछता है कि यह सिटी तो काफी बड़ी है, फिर सिर्फ 20 लोगों को ही साल में क्यों यहां लाया जाता है? अनिकेत कहता है, बीच वाले दीवार से टावर तक अमीरों का धौंस चलता है, जहां एक भी जगह हमारे जैसों के लिए नहीं होती है। अब सबसे बड़ी दीवार और बीच वाले दीवार के बीच हम लोगों के पास ज्यादा जगह नहीं है, और जब कोई मरता है तब जाकर नए लोगों को यहां लाया जाता है। यह सुनकर ध्रुव कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जगह भी नर्क है। अनिकेत कहता है कि अगर उन अमीर लोगों से उलझोगे तो यह जगह यकीनन नर्क है। ध्रुव कहता है कि उनसे दूर रहना पड़ेगा। अनिकेत कहता है कि अगर ग्रेड सी में भी ज्यादा फेमस हो गया तो भी वह लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि यहां भी उनके काफी जासूस होते हैं। यही सब बातें करते हुए अनिकेत और ध्रुव उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। वह जगह सबसे बड़े दीवार के बाहर, यानी कि डिवाइन सिटी के बाहर थी। ध्रुव जब बाहर आकर देखता है तो उसे दीवार के अलावा और कुछ नहीं दिखता। वह दीवार इतना ज्यादा ऊंचा था कि उसके पीछे क्या है यह देखना असंभव था। वह बड़ा सा टावर भी बाहर से नहीं दिख रहा था। ध्रुव जब उस जगह पर पहुंचता है तो वहां मौजूद बड़े से जंगल को देखते हुए कहता है कि प्राचीन जमाने में भी धरती पर ऐसे ही जंगल रहे होंगे जिन्हें हम इंसानों ने बर्बाद कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर 1000 साल पीछे आ गए हों। उन सब के साथ खड़े होने के बाद लंबी मूंछों वाला आदमी प्रभात सारे लोगों से कहता है कि आप लोग यहां पीएसएक्स में आने से पहले एक कड़ी ट्रेनिंग टेस्ट से गुजरे होंगे। सारे लोग हां में अपना सर हिलाते हैं। प्रभात कहता है कि वह सारे टेस्ट बेमतलब के नहीं लिए गए थे, बल्कि आप यहां जिंदा रहने लायक हैं या नहीं, इसके लिए सारे टेस्ट लिए गए थे। पहले टेस्ट में आप लोगों ने एक पंचिंग मशीन को हिट करके अपना स्कोर पता किया होगा। वैसे यहां काफी सारी मशीनें लगी हुई हैं। वह स्कोर दरअसल आपका फिटनेस लेवल है, जो आपकी ताकत को दर्शाता है। आपका दूसरा टेस्ट, जिसमें आप एक काफी पतले पुल पर चले होंगे। यहां कई जगहों को ऐसे ही रास्ते जोड़ते हैं जहां आप चलने चाहिए, क्योंकि एक गलती और आप खत्म। अब तीसरे टेस्ट पर आते हैं। 2 मिनट पानी में रहना आपको जिंदा रख सकता है, क्योंकि यहां धरती के मुकाबले ग्रेविटी 1.5 गुना ज्यादा है। पानी से डुबकी लगाने के बाद बाहर निकलने में 2 मिनट लगता है, तब तक आपको अपने सांस को रोकना ही होगा। प्रभात आगे कहता है कि आपका सबसे खास 5वां और चौथा टेस्ट। अक्सर जानवर और कई चीजें झाड़ियों में छुपे रहते हैं, जिन्हें वक्त रहते देख लेना जरूरी है, वरना मौत होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। उसके साथ आपको झाड़ियों में छुपना भी आना चाहिए, ताकि आप बच सके अगर कोई खूंखार जानवर हमला कर दे। आपको वेट उठाना और पत्थर तोड़ना का भी टेस्ट लिया गया होगा। प्रभात बगल में इशारा करते हुए कहता है कि वहां जो टनल दिख रहा है आपको, वहां माइनिंग चलती है, जहां अगर आप कम करते हैं तो वह टेस्ट आपके लिए था। एक लड़का कहता है कि हम यहां मजदूरी करने नहीं आए हैं। प्रभात हंसते हुए कहता है कि जीने के लिए शायद तुम ऐसा करो। वह लड़का और भी कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन प्रभात उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें आगे क्या करना है यह इस ट्रेनिंग के बाद डिसाइड कर लेना, तब तक चुप रहो। प्रभात कहता है कि आप लोग मेरे पीछे यह जंगल देख रहे हैं, इसके अंदर काफी सारे ट्रैप्स बिछे हुए हैं। कुछ हम इंसानों ने जानवरों को पकड़ने के लिए लगाए हैं, तो बाकी जगहों पर शैडो निंजा और ब्लेज के लोगों ने लगाए हैं। आप लोगों को उन ट्रैप्स को डिटेक्ट करके उनसे बचने की जरूरत है, वरना आप सब भूख प्यास से वहीं ट्रैप में फंसे हुए मर जाएंगे, क्योंकि मदद काफी कम मिलती है। इसलिए आप लोगों से ट्रैप वाला टेस्ट लिया गया था। ऐसे ही मशरूम जैसे पत्थर पर चढ़ने का भी टेस्ट था, क्योंकि यहां पहाड़ और ऊंची ऊंची जमीन ऐसी ही होती है, तो आपको उस पर चढ़ना आना चाहिए। एक आखिरी टेस्ट जो आपको हथियार चलाने का लिया गया होगा, वह सबसे खास है। उसके आगे प्रभात कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसका एक आदमी उसके पास आता है और उसे एक पेपर देते हुए कहता है कि यह धरती से आया है।
प्रभात उस पेपर को पढ़ने के बाद कहता है कि क्या है ये, उनका दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर ऐसा किया तो ये 20 लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर ध्रुव और बाकी के लोग भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे वे लोग मारे भी जा सकते हैं। अगला एपिसोड जल्दी चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो पर 50 लाइक करवा दूं और हाँ 7,000 सब्सक्राइबर भी करवा दो यार, मुझे अच्छा लगेगा। और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसा है, सबको शेयर कर दूं।